Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. Sorry for this much delay. I was stuck somewhere, so I was not able to upload the videos regarding the Indian polity. So from now onwards, I will try to upload daily videos of Indian polity as well as we are going to start with the general science. Okay, maybe from tomorrow we are going to upload the chemistry videos that are required for JKSSB or your JKPSC exams. Okay, so please stay updated. Do like and subscribe Study with Palak. हमने इंडियन पॉलिटी का लास्ट जो लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में. दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो अब now in this video we are going to talk about the features of the Indian Constitution. The Constitution of India is the supreme law of Republic of India. ठीक है, हमारे इंडिया में जो सबसे सुप्रीम लॉ है दैट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Okay, in Indian Constitution it is a guidebook. Indian Constitution basically is a guidebook. ठीक है, इट इज अ गाइड बुक दैट डिमार्केट्स द पावर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ स्टेट. वेरियस ऑर्गन मीन्स लेजिस्लेचर की क्या पावर्स हैं, आपकी एग्जीक्यूटिव की क्या पावर होंगी, जुडिशरी की क्या पावर्स होंगी, तो उनकी पावर्स को डिमार्केट किया जाता है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में. कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली इट बैलेंसेस द पावर्स ऑफ आवर गवर्नमेंट. हमारी गवर्नमेंट की पावर को बैलेंस करता है. गवर्नमेंट की जो भी आपके पावर्स हैं उसको पूरा मेंशन कहां पर किया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है. तो कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द फ्रेमवर्क फॉर द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम. इट डिफाइंस द पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट. इट सेफगार्ड्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड इट आउटलाइंस द प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस. कि कंट्री किस तरह से रन होगी, इंडिविजुअल्स हम लोगों के फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, क्या पावर्स होंगी, वो सब कुछ डिफाइन कहां पर किया गया, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है. ठीक है, it also contain the rules and regulations that how country will run. ओके, इट गाइड्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री कि हमारी कंट्री किस तरह से रन होगी, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से काम करेगी, ये सब कुछ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है. ओके, so what are the key features of our Indian Constitution? Indian Constitution is the lengthiest written constitution. ठीक है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. जितने भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड में प्रेजेंट हैं उन सब में से लेंथिएस्ट वन इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ना दो तरह के होते हैं. एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है और एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है. ठीक है, दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन रहते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह का कोडिफाइड डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सारे रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो प्रेजेंट हैं कि कंट्री किस तरह से रन करेगी, किस चीज के लिए क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, गवर्नमेंट के क्या पावर्स हैं, जुडिशरी की क्या पावर्स हैं, वो सब हमारे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट हैं. अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जो आपके लॉस होते हैं ना, जो आपके लॉस हैं दे आर फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन के हिसाब से, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से वो लॉस फ्रेम होते हैं, मॉडिफाई होते हैं. मतलब कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एक कोई रिटन फॉर्म में आपके पास प्रेजेंट नहीं है कि आपको यही करना है और ऐसा ही होगा, इसी हिसाब से आपको पनिशमेंट मिलेगी, ऐसा नहीं होगा. पनिशमेंट भी डिसाइड होगी अकॉर्डिंग टू द क्राइम. समझ आ रही है, उस हिसाब से आपके लॉस मॉडिफाई होते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में. बट हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और जितने भी वर्ल्ड के रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें से सबसे लंबा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है. क्लियर हुई बात? तो आपका जो हमारे
सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है? सबसे पहली बात, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग में जब बना था 1949 में, ठीक है, दैट कंटेन द प्रियम्बल 395 आर्टिकल्स that was divided into 22 parts and 8 schedules. But in 2019 या प्रेजेंटली अगर मैं आज की बात करूं, ठीक है, आज की बात करूं, इट कंसिस्ट ऑफ प्रियम्बल, ओके, प्रियम्बल है 448 आर्टिकल्स है, प्लीज, it is not 470, it is 448 articles which is divided into 25 parts instead of 22 and we have 12 schedules, ठीक है. एंड वाई दिस वास्टनेस, इतना लंबा क्यों है, इतने आर्टिकल्स क्यों हैं, इतने पार्ट्स क्यों हैं, इतने स्केड्यूल्स क्यों हैं? देखो, एक तो जोग्राफिकल फैक्टर, इट इज वन ऑफ द मेन रीजन, है ना. हमारी कंट्री इतनी वास्ट है, इतनी डाइवर्सिटी है, तो हर चीज को ध्यान में रखना है ना, ट्राइबल एरियाज को भी ध्यान में रखना है, ठीक है. तो हर चीज को ध्यान में रखते हुए हमने अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया है, राइट. तो सारे जोग्राफिकल फैक्टर्स को हमने ध्यान में रखा और उसको ध्यान में रखते हुए हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपना फ्रेम किया है. दूसरा फैक्टर आता है हिस्टोरिकल फैक्टर. हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, ठीक है, विच वॉज कंसिडर्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते थे, ठीक है. तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चरल पार्ट है ना, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चरल पार्ट है, दैट वाज टेकन फ्रॉम द मेन जो है, दैट वाज टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. तो वो खुद ही इतना लंबा एक्ट था, तो उसको भी हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंट्रोड्यूस किया है, जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लंबा हो गया है, ठीक है. एंड फॉर सेंटर एंड स्टेट वी हैव अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमारे पास इतनी सारी स्टेट्स हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो बड़ा होगा ही होगा, ठीक है, लेंथिएस्ट होगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, दे वर द लॉयर, है ना, लॉयर डोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ठीक है. तो जिसकी वजह से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो लैंग्वेज है वो कॉम्प्लेक्स है. समझ आई बात, ठीक है. एंड सेकेंड फैक्टर, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस. मतलब कि हमारा जो इंडिया, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि आफ्टर रैंसैकिंग constitution of various known constitutions of the world, Indian constitution is drafted. ठीक है. तो क्या कहा था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कि हमने दुनिया में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस प्रेजेंट हैं, उन सारे कॉन्स्टिट्यूशंस में से जो भी अच्छी अच्छी चीजें थी ना, उसको छान लिया और उसको अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया, ठीक है. वी हैव included every good things from the various constitution of the world into the Indian constitution. जो भी हमारे लोगों के लिए that are good for the people of the India, वो सब चीजें हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किए हैं फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है. दुनिया में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन थे सबको हमने पढ़ा, जर्मनी से, कनाडा से, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, आपका यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा और वहां से अच्छी अच्छी चीजें जो भी हमारे लोगों के लिए अच्छी थी, हमारी कंट्री के लिए अच्छी थी, हमारी कंट्री के वेलफेयर के लिए अच्छी थी, डेवलपमेंट के लिए अच्छी थी, वो सब हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस करते, इंक्लूड करते, ठीक है. तो तभी तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना लंबा है ना, बिकॉज हमने दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशंस को रीड किया है और फिर अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया है, ठीक है. उसके बाद ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना ही पूरी तरह से रिजिड है, ना ही पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है, पर दोनों का सिंथेसिस है. रिजिड का मतलब क्या होता है? रिजिड का मतलब होता है कि कुछ जो प्रोविजंस हैं, अगर उनको आप अमेंड करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप उनको अमेंड करना चाहते हो तो आपको स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है. अपनी मर्जी से खुद अमेंड नहीं कर सकते, आपको स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी. दैट इज यू नीड द मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस,
ठीक है, दोनों हाउसेस जो लोकसभा राज्यसभा है, उन दोनों हाउसेस के जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, उनके 2/3 मेंबर्स जो है अग्री करने चाहिए, तब जाके आप उस रिजिड प्रोविजंस को अमेंड कर सकते हो। और फ्लेक्सिबल प्रोविजंस क्या होते हैं, जिनको आप सिंपल ऑर्डिनरी लॉ से अमेंड कर सकते हो, सिंपल ऑर्डिनरी लॉ से अमेंड कर सकते हो, ठीक है, दैट आर कॉल्ड एज फ्लेक्सिबल प्रोविजन, जिसके लिए आपको ज्यादा कोई तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देन वी हैव अ फेडरल सिस्टम विद सम यूनिटरी बायस। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फेडरल फीचर्स हैं, ठीक है, कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फेडरल फीचर्स है और कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटरी फीचर्स है। फेडरल फीचर बेसिकली क्या होता है, जो कि पावर को, फेडरल फीचर का मतलब कि फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो पावर है दैट इज डिवाइडेड अमंग सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो फेडरल फीचर्स में हमारे पास क्या क्या आ जाता है, वी हैव डिवीजन ऑफ पावर्स, राइट, हमारे पास पावर्स की डिवीजन है, ठीक है, पावर जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइडेड है, ठीक है। देन पावर जो है आपके लेजिस्लेचर और आपके एग्जीक्यूटिव के बीच में भी डिवाइडेड है। तो डिवीजन ऑफ पावर में क्या हो गया कि पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। देन वी हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें प्रॉपर से आपके रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपके प्रॉपर गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, पावर सब मेंशन्ड है प्रॉपर क्लैरिटी के साथ, ठीक है। देन वी हैव अ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पास कौन सुप्रीम है, हमारे पास सुप्रीमेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इट इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, ठीक है। वी हैव अ इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ठीक है। जुडिशरी जो है वो किसी के दबाव में आके काम नहीं करेगी, वो अपने हिसाब से काम करेगी, ठीक है। तो जो भी डिस्प्यूट्स होंगे स्टेट और सेंटर के बीच में, उसको सॉल्व कौन करेगा, उसको जुडिशरी सॉल्व करेगी, और उस पर किसी लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव किसी का दबाव नहीं होगा, ठीक है, इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनीवन, ठीक है। वी हैव अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है, वी हैव अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर। बाइकैमरल लेजिस्लेचर मतलब हमारे पास दो हाउसेस है ना, लोकसभा एंड we have a राज्य सभा, ठीक है, वी हैव टू हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा जो है वो आपकी फॉर द पीपल होती है और राज्यसभा फॉर द स्टेट्स होती है, ठीक है। देन वी हैव सम यूनिटरी फीचर्स, ठीक है। यूनिटरी फीचर्स क्या है, जैसे कि हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है, स्टेट और सेंटर के लिए हमारे पास एक ही सिटीजनशिप है, दैट इज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। वी हैव इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब क्या हुआ, दैट इज सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप, देन वी हैव अ हाई कोर्ट, वी हैव अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ठीक है। तो सारे कोर्ट्स आपस में क्या इंटीग्रेटेड है और सबसे टॉप पे कौन रहेगा, सुप्रीम कोर्ट रहेगा, ठीक है। देन वी हैव फ्लेक्सिबिलिटी इन स्टेट बाउंड्रीज, कि जो स्टेट की बाउंड्रीज है वो फिक्स नहीं होंगी, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी। लेजिस्लेचर चाहे, पार्लियामेंट चाहे तो स्टेट की बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकता है, ठीक है, उनके नाम को चेंज कर सकता है, ठीक है, न्यू स्टेट्स को क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट चाहे तो स्टेट की बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकता है, इट कैन क्रिएट द नेम न्यू स्टेट्स, इट कैन चेंज द नेम ऑफ द स्टेट, ठीक है। देन इमरजेंसी पावर्स लाइज विद द सेंटर, इमरजेंसी पावर्स किसके पास होती हैं, इट लाइज विथ सेंटर। जब भी कोई इमरजेंसी क्रिएट होती है तो सारी की जो स्टेट गवर्नमेंट की सारी पावर्स किसके पास चली जाती हैं, सेंटर के पास चली जाती हैं, ठीक है। गवर्नर इट्स अपॉइंटेड फॉर द स्टेट, बट उसको अपॉइंट कौन करता है, उसको अपॉइंट कौन करता है, उसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, एंड गवर्नर इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। देन ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस केएस, ठीक है। तो जो आपके आईएएस केएस ऑफिसर्स होते हैं वो स्टेट में काम करते हैं, ठीक है, उनको पेमेंट भी स्टेट करती है, ठीक है, उनकी सैलरीज कौन देता है, स्टेट देती है, बट उनको रिमूव करने का अधिकार स्टेट के पास नहीं है, उनको रिमूव कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। एंड पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, एंड पार्लियामेंट्री
सुप्रीमेसी। ठीक है, पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, वो चाहे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हाफ से ज्यादा पार्ट को अमेंड कर सकती है। ठीक है, तो पार्लियामेंट जो है सुप्रीम है। दिस इज द यूनिटरी फीचर्स। देन वी हैव अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? देखो, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाला फीचर हमने कहां से अडॉप्ट किया है? ये हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से अडॉप्ट किया है। ठीक है, अमेरिका वाले से नहीं किया। अमेरिका के पास प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, तो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट की है। बट हमारी पार्लियामेंट और ब्रिटिश के पार्लियामेंट में क्या फर्क है? हमारा जो पार्लियामेंट है और ब्रिटिश के पार्लियामेंट में क्या फर्क है? हमारा जो पार्लियामेंट है ना, उसमें जो हेड है, ठीक है, वो इलेक्टेड हेड है। ठीक है, हमारा जो पार्लियामेंट है उसमें जो हेड है वो इलेक्टेड हेड है, नॉट अ सॉवरेन हेड। ठीक है, सॉवरेन हेड नहीं है हमारे पास। ठीक है, पर ब्रिटिश गवर्नमेंट में क्या है? ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या है? सॉवरेन हेड है। ठीक है, मतलब एक हेरिडिटरी हेड होता है ना, वो होगा। पर हमारे पास हेरिडिटरी हेड नहीं होता। हमारे पास कैसा हेड होगा? हमारे पास इलेक्टेड होगा। जो हमारा मतलब जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको हम इलेक्ट करते हैं। ऐसा तो नहीं है प्राइम मिनिस्टर के आगे बेटे जो होंगे वो आगे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, फिर उनकी फैमिली का ही आगे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो ऐसा नहीं होता। वो सॉवरेन हेड होता है, मोनार्कियल हेड होता है, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में है। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स क्या होते हैं? बेसिकली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है आपकी? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपके पास एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, और जो एग्जीक्यूटिव होता है उसमें आपके प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट आ जाते हैं। ठीक है, एंड लेजिस्लेचर में कौन आ जाता है? आपका पार्लियामेंट आ जाता है। ठीक है, सो की फीचर्स क्या रहते हैं आपके पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ के में? एक नॉमिनल हेड होता है, दैट इज अ प्रेसिडेंट, बट रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज द प्राइम मिनिस्टर। मेजोरिटी पार्टी जो होगी, मतलब जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट्स मिले होंगे वो पार्टी रूल करेगी, उसी का प्राइम मिनिस्टर बनेगा आपका। ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट टू द लेजिस्लेचर। कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं वो आपके सारे के सारे एक कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द लेजिस्लेचर। मतलब एक डूबा तो सारे डूब जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक की गलती है तो आप उसको बाहर निकाल दो, नहीं, सब एक साथ मिलकर रिस्पॉन्सिबल होंगे टू द लेजिस्लेचर। देयर इज अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम क्या होता है? चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम क्या होता है, ये हम अलग से भी पढ़ने वाले हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस क्या होता है, बट अभी के लिए मैं बता देती हूँ कि एवरी ऑर्गन, मतलब ऑर्गन का मतलब हुआ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, कीप्स आई ऑन अदर ऑर्गन। ठीक है, मतलब लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पे नजर रखेगा, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पे नजर रखेगा, और जुडिशरी दोनों पे नजर रखता है। क्या उन्होंने जो लॉ बनाया है, जो उन्होंने लॉ इंप्लीमेंट किया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मैच करता है कि नहीं करता है, या ऐसी कोई भी लॉ बना दिया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं कर रहा। ठीक है, तो व्हाट इज सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस? सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस दैट एवरी ऑर्गन, that is executive, legislature and judiciary, keeps eye on each other. ठीक है, so that each organ works properly. ठीक है, legislature keeps eye on executive, executive keeps eye on legislature and judiciary keeps eye on both. क्योंकि judiciary का काम होगा to ensure that law made by the legislature and implemented by the executive should be in accordance with the constitution. ठीक है, तो आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम में देयर इज अ फ्यूजन ऑफ पावर्स, पार्टी का डिसिप्लिन होगा। ठीक है, आपका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आप पास कर सकते हो अगर आपको लगता है कि जो पार्टी आपने इलेक्ट की है, जो आपने मिनिस्टर्स आपने इलेक्ट किए हैं, वो अब गवर्नमेंट को चलाने के काबिल नहीं है, तो आप उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास करके रिमूव भी कर सकते हो। दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकते हो, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। ठीक है, और देयर इज अ प्रोविजन ऑफ कोalition गवर्नमेंट्स। कोalition गवर्नमेंट्स की फॉर्मेशन भी कर सकते हो। कोalition गवर्नमेंट क्या होता है? जैसे दो आपकी पार्टीज मिलके, दो डिफरेंट गवर्नमेंट्स मिलके एक गवर्नमेंट बना सकती हैं और वो रूल कर सकती हैं दोनों मिलकर।
ठीक है। कोएलिशन गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? कोएलिशन गवर्नमेंट का मतलब होता है कि दो डिफरेंट गवर्नमेंट्स मिलकर साथ में रूल कर सकती हैं, दैट इज अ कोएलिशन गवर्नमेंट। ठीक है। तो कोएलिशन गवर्नमेंट आपकी हमारी इंडिया में पहले भी बन चुकी है, जैसे कि पीडीपी और बीजेपी के बीच में बनी थी। तो कोएलिशन गवर्नमेंट होता है कि जब आपकी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने पावर्स को शेयर कर रही हैं। ठीक है। आपकी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो आपकी पावर्स को शेयर कर रही हैं और एक पार्टी बना रही हैं। ठीक है। एक साथ मिलकर रूल कर रही हैं, दैट इज कॉल्ड अ कोएलिशन गवर्नमेंट। क्लियर हुआ? तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको आई थिंक क्लियर हो गया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? जिसमें कैबिनेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा टू द लेजिस्लेचर। ठीक है। जहां पे आपके पास एग्जीक्यूटिव ब्रांच होगी, ठीक है, जहां पे आपके पास लेजिस्लेचर ब्रांच होगी। लेजिस्लेचर में आ जाता है आपका पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव में आपके आ जाती है गवर्नमेंट। ठीक है। और जो मेजोरिटी पार्टी होगी वो आपका प्राइम मिनिस्टर होगी। मेजोरिटी पार्टी का जो भी लीडर होगा दैट विल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। ठीक है। और गवर्नमेंट जो है तब तक पावर में रहेगी जब तक वो पार्लियामेंट में अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखती है। ठीक है। जैसे उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास होगा तो वो पार्टी जो है पावर से रिमूव हो जाएगी। ठीक है। ओके। देन वी हैव अ सिंथेसिस ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी एंड पार्लियामेंट सोवरेनिटी। जुडिशियल सुप्रीमेसी मतलब कि जुडिशियल सुप्रीमेसी का मतलब क्या हुआ? देखो, जुडिशियल सुप्रीमेसी का मतलब हुआ कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ना कि ये जुडिशरी होगी आपकी, दैट इज द हाई, आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया जैसे कि। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है इट इज दी उनका फाइनल जो है आपका से होगा इन इंटरप्रेटिंग एंड अप्लाइंग लॉ। ठीक है। जो भी लॉ आपका लेजिस्लेचर ने पास किया है, एग्जीक्यूटिव ने इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है, तो अगर आपका जुडिशरी को लगता है, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वो जो लॉ बनाया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को वायलेट कर रहा है, तो जुडिशरी उसके खिलाफ जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। समझ आई? जुडिशियल सुप्रीमेसी क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू हमने अलग से भी पढ़ना है, तो अभी के लिए इतना समझ लो कि जुडिशरी का सुप्रीम कोर्ट का पूरा अधिकार है, बिना किसी के दबाव में आए वो किसी भी लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। अगर उसको लगता है कि वो जो लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी प्रोविजन को वायलेट कर रहा है तो जुडिशरी उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। और पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है? पार्लियामेंट सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है? पार्लियामेंट सोवरेनिटी का मतलब क्या है कि आपका जो पार्लियामेंट है वो आपका सुप्रीम है। पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, मतलब कि पार्लियामेंट चाहे तो इट कैन अमेंड मेजर पोर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर पोर्शन को अमेंड कर सकती है पार्लियामेंट। समझ आई बात? सो डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट इज एसोसिएटेड विद ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है। और जुडिशियल सुप्रीमेसी का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया? अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। ठीक है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में तो बेसिकली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात की गई है, बट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या रखा था? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है। हमारे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में तो बेसिकली किसकी बात की गई है? हमारे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में तो बात की गई थी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की। ठीक है। बट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या इंक्लूड किया है? हमने प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इंक्लूड किया है। ठीक है। देखो, पहले तो मैं बता देती ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब होता है कि जो भी आप लॉ फॉर्म कर रहे हो वो आपका लॉ फेयर होना चाहिए, जस्ट एंड रीजनेबल। ठीक है। जो भी आप लॉ बना रहे हो दैट लॉ शुड बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। ठीक है। वो लॉ शुड नॉट वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ, शुड फॉलो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। लॉ किसको फॉलो करना चाहिए? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। जो भी आप लॉ बनाओगे वो लॉ आपका फेवरेबल, आपका रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप किसी को भी बिना मतलब की सजा दे दो, और जितनी उसने गलती की है उससे ज्यादा आप सजा मत दो उसको, है ना। यू शुड नॉट पनिश द पीपल मोर देन
दे कमिटेड अ क्राइम, है ना। और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ का मतलब क्या होता है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का मतलब क्या होता है कि वट एवर आप जो भी प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब होता है कि आप जो भी लॉ बना रहे हो ना, जो भी आप लॉ बना रहे हो वो आपका प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करके होना चाहिए, ठीक है। दैट कोई भी एक्शन जो आप ले रहे हो, ठीक है, एक्शन जो भी आप ले रहे हो मस्ट बी कंडक्टेड, कोई भी एक्शन ले रहे हो, कोई भी पनिशमेंट किसी को कर रहे हो, वो अकॉर्डिंग टू लॉ होनी चाहिए। और जो आप लॉ बनाओगे दैट लॉ शुड बी मेड बाय फॉलोइंग प्रॉपर प्रोसीजर, ठीक है। बट अब हमने क्या किया है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ना, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने दोनों की सिंथेसिस की है, ठीक है। पहले तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ था, बट उसके बाद हमने क्या किया कि मतलब कि दोनों बहुत सारी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के बाद, ठीक है, बहुत सारी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के बाद हमने स्पेसिफिकली आर्टिकल 21 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, आर्टिकल 21 की बात करूं तो इंडियन जुडिशरी ने दोनों एलिमेंट्स को कंबाइन कर दिया है, ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन कर दिया ताकि दोनों के बीच में कोई गैप ना रह जाए, ठीक है। कोई भी आप किसी भी पर्सन को उसके क्राइम से ज्यादा पनिश नहीं कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी अगर आप पनिशमेंट कर रहे हो, कोई भी आप एक्शंस ले रहे हो, तो वो प्रॉपर प्रोसीजर, प्रॉपर लॉ को फॉलो करके होना चाहिए। और जो भी लॉ आप बना रहे हो वो प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करके बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ था, ठीक है। बट आफ्टर मैनी जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस के बाद हमारी जुडिशरी ने दोनों के कॉन्सेप्ट को सिंथेसिस कर दिया ताकि उनके गैप को बिल्ड कर सके, ठीक है। तो Supreme Court can declare parliamentary laws as unconstitutional through its power of judicial review. ये मैंने आपको बताया। और पार्लियामेंट जो है वो मेजर पोर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है अपनी कॉन्स्टिट्यूंट पावर्स को इस्तेमाल करके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। इंडिपेंडेंट का मतलब हुआ कि जुडिशरी जो है वो आपकी वर्क करेगी विदाउट एनी इंटरफेरेंस, है ना, जो भी मैंने समझाया जुडिशियल रिव्यू वाला कॉन्सेप्ट। और इंटीग्रेटेड मतलब कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट टॉप पे है, उसके बाद हमारे पास हाई कोर्ट है, हमारे पास लोकल कोर्ट्स हैं, जो कि सारे आपस में क्या है, इंटीग्रेटेड है, ठीक है। अगर कोई आपका कोर्ट, कोई भी केस आपका लोकल कोर्ट में पेंडिंग है तो आप उसको हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हो, हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आपको लगता है हाई कोर्ट आपके अपील्स को नहीं सुन रहा तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। सारे जो है एक दूसरे के साथ क्या है, इंटीग्रेटेड है, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी मींस अ सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स दैट कंप्राइज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। और इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम का मतलब क्या है कि जो हमारी जुडिशरी है वो ऑटोनॉमसली काम करेगी, वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आ सकती है, वो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव उस पे कोई भी इन्फ्लुएंस, कोई भी दबाव नहीं डाल सकता, ठीक है। देन वी हैव यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, दैट इज पर्सन अबव 18 years ऑफ एज कैन वोट, ठीक है। पहले तो हमारे पास 21 years थी, 21 years को हमने 18 years किया, ठीक है, थ्रू 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हमने वोटिंग एज को रिड्यूस किया है फ्रॉम 21 years टू आपकी 18 years, ठीक है। 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड 1988 से, ठीक है। देन वी हैव हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड है, दैट इज द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हम एक एक करके सब राइट्स को स्टडी करेंगे। ड्यूटीज मतलब ड्यूटीज ऑफ द इंडिविजुअल्स, है ना। अगर गवर्नमेंट आपके लिए कुछ कर रही है, देश आपके लिए कुछ कर रहा है, इफ कंट्री इज डूइंग समथिंग फॉर यू, आपकी भी कुछ ड्यूटीज होंगी कंट्रीज के लिए, ठीक है। एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी आपके मेंशन्ड है, ठीक है। तो ये सब हमने चीजें अलग से डिटेल में पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि आपकी कंट्री के, आपके कॉन्स्टिट्यूशन की सवर्निटी को, इंटीग्रिटी को, यूनिटी को बनाए रखना, ठीक है, कंट्री की सिक्योरिटी को बनाए रखना, इसलिए हमने इमरजेंसी प्रोविजंस लाई हैं। तो इमरजेंसी प्रोविजंस बेसिकली जो है
तीन तरह के इमरजेंसी प्रोविजंस होती हैं आर्टिकल 352 में, मेंशन्ड है आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360। आर्टिकल 352 में आपकी नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है, ठीक है, ये हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना रखो, ठीक है। 356 में आपके स्टेट इमरजेंसी की बात की गई जिसमें प्रेसिडेंट रूल की बात की जाती है, और 360 में आप फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करते हो, ठीक है। Then we have a three tier of government, that is a union government, we have state government, and third tier we have a local government. Local government वाला जो आपका था ये आपका ऐड हुआ था by 73rd and 74th Constitutional Amendment Act से 1992 में। 73rd Constitutional Amendment Act बेसिकली बात करता है आपके पंचायत के बारे में, ठीक है, पंचायत राज के बारे में, और 74th अमेंडमेंट में आपके म्युनिसिपैलिटी वाला जो है वो कॉन्सेप्ट ऐड किया गया था। और एक बात और बता दूं, थ्री टायर गवर्नमेंट सिर्फ आपकी इंडिया में ही है, बाकी किसी भी कंट्री में थ्री टायर गवर्नमेंट प्रेजेंट नहीं है। देन वी हैव सम कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 से कोऑपरेटिव सोसाइटीज को जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का कॉन्सेप्ट आपके डीपीएसपी में भी है, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का कॉन्सेप्ट आपके डीपीएसपी में भी है, ठीक है, ठीक है। तो 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आपके कोऑपरेटिव सोसाइटीज को क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस जो है वो प्रोवाइड किया गया, प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज बेसिकली होती क्या है, एक ऐसी सोसाइटीज जो कि वॉलेंट्री काम करती हैं, दैट आर कॉल्ड एज कोऑपरेटिव सोसाइटीज, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, ओके। देन वी हैव अ सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, फॉर बोथ सेंटर एंड द स्टेट। हमारे सेंटर और स्टेट के लिए हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। And we have some independent and autonomous bodies like we have Election Commission of India, we have UPSC commissions, we have state public service commissions। तो बहुत सारी ऐसे autonomous bodies हमारे पास present हैं जो कि independently काम करती हैं, ठीक है। So for further videos, do like and subscribe Study with Palak. You can join my Telegram group. Here you will get all the PDFs, class updates and MCQs. And you can directly interact with me because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and your search ends here.